नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। शिव लर्निंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम क्लास 7th बसंत भाग 2 पार्ट 2 दादी माँ का पार्ट 2 पढ़ेंगे। मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारे का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। कहने का अभिप्राय, दादी माँ क्या है, किसी के दुख दर्द में यानी गरीबों की मदद करने में पीछे नहीं रहती थी। जब रामू की काकी ने पैसे मांगे अपनी बिटिया की शादी के लिए, वो क्या है उसको दे देती है, डांट फटकार के बाद भी। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, पूरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज़ को वह डांट रही थी। मैंने पूछा। कहने का अभिप्राय, रामू की चाची के कि हम मदद कर देती है, इससे उसकी हृदय सहृदयता का पता चलता है। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। मैंने ही मन तर्क कर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, अभिनय नाटक खेलती है औरतें। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ गई, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। कहने का अभिप्राय, गांव की ऐसी परिस्थितियाँ थी जब विवाह के बाद क्या औरतें क्या है ऐसा स्वांग करती है, ऐसा खेल खेलती है। जब पुरुष चले जाते हैं और महिलाएं खेल खेलती हैं, तब कोई पुरुष नहीं होता। उस समय का इसमें वर्णन है। मुझे भी पास एक चारपाई पर चादर उड़कर दादी माँ के चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं और से हंस दूं, वेद खुल जाए तो निकल कर बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, वह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध भी तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ गई, लड़के से क्या लगती है। इसमें क्या है, भाभी और देवर की हंसी मजाक का यहाँ पर वर्णन है, जैसे गाँव में। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी में वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अभयदान मैंने माफ़ी मिल जाती। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज जैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाता चक्कर जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की पट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं को धोखा दिया। वह सदा उन्हें अपने आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करती। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मूते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी, दोस्तों को सिर्फ चिंतक ने स्थिति की ओर डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी जी के मना करने पर पिताजी ने बहुत अतुल्य संपत्ति व्यय की। वह घर पर की थी तो नहीं। दिन कहने का अभिप्राय है, लेखक की आर्थिक स्थिति घर की खराब थी। क्यों? क्योंकि दादाजी के मृत्यु के बाद
उसके काज पर, श्राद्ध पर, ठीक है। तो लेखक के पिताजी ने आय से ज़्यादा संपत्ति खर्च कर दी थी। ये क्या है, दिखावे का प्रतीक है। गांव में क्या है, किसी बुजुर्ग की मृत्यु के बाद क्या है, हम भोज कर आदि करते हैं। तो इस प्रकार के प्राचीन प्रथाओं का इसमें वर्णन। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उसके पास बैठा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे तू, क्या क्यों बैठा है? दादी माँ की यह बात पूछूं बताओगी न? मैं उनकी स्नेह पूर्ण आँखों की ओर क्या देखता हूँ। क्या है कुछ तू रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ ने, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं है। कितने के तो अभी पिछले बाकी रोने से हो गए। क्यों रोता है? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमचमाती सी चीज़ निकाली। तेरे दादाजी का कंगन, मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ संभाल कर। यह उसके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। कहने का दादी जी ने अपने पूर्वजों की निशानी कंगन निकाल कर क्या है, रामू के पिता को दे देती है जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। ले बेटा, इसको बेच करके अपना कर्ज चुका ले। सचमुच मुझे दादी माँ श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ा है। श्राप भ्रष्ट मैंने निष्कपट, जिसके अंदर कोई कपट नहीं है, ऐसी देवी, ठीक है। पास से लंबे खजूर के पेड़ से उठकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में जब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चिड़ियों की कतारें धूमिल हो रही हैं। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? शिव प्रसाद सिंह। अंतिम पैरा में क्या है, दादी माँ के अंतिम सांस लेने का यानी उसके सौरलोक गमन का दृश्य का वर्णन है। काला कौवा घिनौनी काली आंखें और खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा। ये सारे दृश्य क्या बताते हैं कि दादी का अंत समय निश्चित था, तो परलोक गमन के लिए तैयार है। धन्यवाद।